दोस्तों, जब आप एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं ना, उस समय एक टॉपर अपनी नींद त्याग कर पढ़ रहा होता है। तो नींद से दूर जाओ और कोशिश करो आप अपने एग्जाम में सबसे आगे आओ। ठीक है। तो मैं सीटेट का क्वेश्चंस लेके आया हूँ, सीटेट के साइंस का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 7 फरवरी और 8 फरवरी को होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। जो कि चैप्टर वाइज मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं लिया हूँ आप लोग के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है एक पहला क्वेश्चन जो है कोशिका तथा ऊतक से रिलेटेड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है तो लो हम लोग पढ़ लेते हैं। जो कि ये क्वेश्चन जो है ना, आपने 6 से 8 तक की बुक में पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। अगर जो आपने 6 से 8 तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होंगी तो ये सारे क्वेश्चन आपसे मिल जाएंगे, या किसी की भी पढ़ी होंगी तो उसमें आपके क्वेश्चंस मिलेंगे जरूर। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं के संदर्भ में गलत है, सही नहीं गलत है। ठीक है। आपको ये बताना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा कि प्राक केंद्रक कोशिकाओं में केंद्रकीय सामग्री होती है, किंतु कोई कोशिका झिल्ली नहीं होती है। ठीक है। नहीं होती है, ये पहले ही गलत कह दिया है। कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन ये चीज प्राक केंद्रक में कोई भी कोशिका झिल्ली नहीं होती है, ये सही है। आगे क्या कह रहा है, पादप तथा जीव कोशिकाओं में लवक उपस्थित होते हैं। भैया लवक ने दोनों में उपस्थित नहीं हो सकते, एक ही में होते हैं। ठीक है। इसलिए यही ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। गलत पूछा था तो गलत यही है, लवक दोनों में नहीं उपस्थित होते हैं, इसलिए बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सर्वदा सही है या है। क्लोनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। क्लोनिंग के बारे में अगर हम आपको बता दें तो क्लोनिंग एक प्रकार की प्रतिलिपिकरण होती है, जिसमें आपको प्रतिलिपिकरण अगर जो दिख जाती है, ठीक है, प्रतिलिपिकरण जैसे इसमें किसी कोशिका दिया ना, इसमें किसी कोशिका किसी जीवान भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है। बी इज द राइट आंसर, यही क्लोनिंग होता है। क्लोनिंग के लिए अभी यही जान लीजिए। आगे जब हम वीडियो बनाएंगे तो आपको उसमें भी डिटेल में और अच्छे समझाएंगे, क्योंकि अभी आपका कल और परसों यानी कि 7 और 8 तारीख को एग्जाम है। तो अभी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अभी आप इसी चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी के लिए कह रहा तो यहाँ से बी यानी कि बी, केवल बी वाला सही है। ठीक है, बी इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा कि समरूप जुड़वा का जन्म होता है। जो समरूप होते हैं उसमें जुड़वा का जन्म होता है। अब कैसे भाई, अलैंगिक प्रजनन से? कभी नहीं। दो अंडों के निषेचन से? ये भी नहीं हो सकता। एक अंडे का निषेचन दो शुक्राणुओं से? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं हो सकता। कह रहा कि एक अंडे के निषेचन से, ये भी ये सही है, एक अंडे के निषेचन से होता है। लेकिन ये प्रोसेस आप पढ़े होंगे, जनन वाली प्रक्रिया, जनन वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी को प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा कि कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। वहां पे असत्य पूछा था, यहाँ पे सत्य पूछ लिया, बस इतने अंतर है। कह रहा किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, ये ही आंसर आपका सही है, सीधी सी बात है। अगर जो आप देखें सभी कोशिकाओं में केंद्रक होते हैं, अगर जो ये बात कर रहा है कि सभी कोशिकाओं में केंद्रक होते हैं तो गलत भी है, क्योंकि ब्लड की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ए सही है कि किसी किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, बस यही आप जानिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से रिलेटेड है। मतलब जो हमारे सेल का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, उसी में एटीपी रहता है, क्योंकि जितनी ऊर्जा होती है एनर्जी वो एटीपी के रूप में स्टोर रहती है। किस कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप जरा बताएंगे राइबोसोम्स क्या होता है। अगर जो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध एटीपी से है तो राइबोसोम का संबंध किससे है, आपको ये बताना है। तो पांचवे का कौन सा क्वेश्चन हो जाए, आंसर से हो जाएगा राइबोसोम्स एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। तो राइबोसोम्स प्रोटीन से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें। कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार करना है। कोशिकाओं से संबंधित, क्रोमोसोम्स कोशिका में पाया जाता है, जीन्स, न्यूक्लियोस, राइबोसोम्स।
ये आपके जितने भी हैं, यानी कि अगर जो हम कह दें कि इसमें से आपके ऑप्शन जो हैं, यहाँ पे नीचे और ऑप्शंस दिया गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं गुणसूत्र की भी बात किया है, और जीन का भी, न्यूक्लियोलस का भी, और राइबोसोम्स का भी कहा। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो होता है ये अलग चीज है भैया। राइबोसोम्स प्रोटीन के लिए है, ये आपको पहले भी बताया ऊपर वाले क्लास ग्रुप में। लेकिन गुणसूत्र, जीन और न्यूक्लियोलस जो केंद्रक होता है ना, उसी में पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो छठवां होगा, छठवें का सी इज द राइट आंसर। नहीं, ए बी सी वाले तीनों सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपसे कि कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव कौन सा है। सबसे कोशिका भित्ति वाला, जिसमें सलवाल पाया जाता हो, ऐसा जीव जिसमें सलवाल पाया जाता हो, तो सबसे छोटा सजीव इसमें से कौन सा है। तो आप इसका 7वें का आंसर बताएंगे। तो जिसमें सलवाल पाया जाता है वो होता है जीवाणु। आप याद रखिएगा एग्जाम के लिए, जीवाणु एक ऐसा है जिसमें कोशिका भित्ति होती है और सबसे छोटा जीव भी होता है। ठीक है, इसको माइक्रोस्कोप के अलावा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा किसी से नहीं देख सकते हैं, आपको नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन इसमें से कौन सा करता है, आपको ये बताना है। पहला, वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, जरूरी नहीं है। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका होते, गलत। विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली, ये भी गलत है। विश्वास पे विज्ञान नहीं टिका हुआ है। विज्ञान प्रकृति में सामाजिकता है, ये चीजें सही है। क्योंकि अगर जो हम बात करें तो ये प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये सामाजिक है, लोगों के बीच में है, और लोगों की इसकी जानकारी भी है। तो डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब ये 8 क्वेश्चंस हो गए आपके कोशिकाओं से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन में, जो कि किससे रिलेटेड है, कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मानव निर्मित वस्तुएं यानी कि आर्टिफिशियल थिंग्स। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या चीजें हैं, क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अगर जो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो तो शायद आपके पीछे पढ़े हुए चीजें याद आ जाएंगी, और आपका उसका आंसर आप आसानी से दे भी सकते हैं। ठीक है, कह रहा कि एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी सुगंध देते हैं। ठीक है, दूसरा, पॉलिएस्टर वास्तव में एक बहुलक है जो एस्टर के एकक की पुनरावृत्ति से बना है, ये भी सही है भाई। यानी कि पहला आंसर इसका ऑप्शन सही जगह, S1 और S2 दोनों सही है। ठीक है, तो 9वें का ए इज द राइट आंसर। आपके लिए जानकारी, ये चीजें सही है, क्योंकि एस्टर जो होता है ना, रसायन के हिसाब से फलों को सुगंध देने का ही काम करता है, और पॉलिएस्टर उसके एस्टर के एकक की पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, तो ये आपका ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है, अरे भैया रुक जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो, रात को 10:30 बजे बनवा रहे हो भाई, जल्दीबाजी में इधर उधर हो जा रहा पेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक चुटकी KMnO4 जल आसवन संयंत्र में डालते हैं। अगर जो एक चुटकी हम पोटेशियम परमैंगनेट को डालते हैं आसवन संयंत्र में तो क्या होता है। ठीक है, तो आप जरा बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या क्या दिया पहले देख लेते हैं। पानी के उबालने का तापमान कम हो जाता है, गलत भाई। KMnO4 डालने पर पानी का तापमान थोड़ी कम होगा। पानी का pH ठीक हो जाता है, ये भी गलत। कार्बनिक अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, हाँ ये चीजें। अगर जो हम पोटेशियम परमानेंट को आसवन यंत्र में डालते हैं तो कार्बनिक अशुद्धियां दूर हो जाती हैं भाई उसमें से। ठीक है, यानी कि 10 का क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। मकरंद को मधु या शहद में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। आपको ये बताना है कि जो मकरंद को मधु या शहद में बदलने की प्रक्रिया है उसमें पानी की मात्रा के संदर्भ में से कौन सा विकल्प सही है। पानी वहाँ पे घट जाता है, पानी बढ़ जाता है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता, या बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। तो पानी घट जाती है भाई। जब देखो, अगर जो मधु बन रहा है मकरंद से, मतलब जो छत्ता होता है उससे जो मधु बन रहा है, तो पानी की मात्रा कम होती है, तभी देखो बहुत ज्यादा लसीला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा कि नेप्थलीन के गोले जिनका उपयोग पतंगे और अन्य कीड़ों को भगाने के लिए किया जाता है, इसमें प्राप्त होता है, इससे प्राप्त होता है, किससे भाई नेप्थलीन प्राप्त होता है। अब जरा ये बताएंगे 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा भाई, कोल तार से प्राप्त होता है, कोक से प्राप्त होता है, यूकेलिप्टस पेड़ से, तारपीन से। तो ये कोल तार से प्राप्त होता है, यानी कि 12 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, इसमें से बताना पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना कि नहीं शब्द कहा है इसलिए, ठीक है। तो पेट्रोलियम से रिलेटेड ये ना हो ऐसी चीजें आपको बतानी है। तो क्या कह रहा, पैराफिन मोम है, बिटुमिन है, मिट्टी का तेल है, या सीएनजी है। ठीक है, तो अब इस पे थोड़ा ध्यान देंगे और बताएंगे। तो ये बिटुमिन जो होता है ये नहीं है, क्योंकि पैराफिन मोम, मिट्टी का तेल और सीएनजी ये सब चीजें हम कहाँ से, पेट्रोलियम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बिटुमिन नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14 की। 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आपसे कि निम्न में से सत्य कथन छांटना, कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो पहला कह रहा बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है, जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा, मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है, जबकि बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। पलट दिया उसी चीज को, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन उसी को पलट दिया है। सी में कह रहा बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं। हाँ, ये चीजें सही है। उसके बाद में आपसे क्या कह रहा कि बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग नहीं, थर्मोप्लास्टिक है भाई, सेटिंग नहीं हो सकता, ये गलत है, थर्मोप्लास्टिक है, यानी कि 14 का सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा 15 में, निम्न प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं कौन से। टिकाऊ, उष्मा के सुचालक, सुचालक तो नहीं होता भाई, प्लास्टिक सुचालक नहीं होता है, पहला गलत है। 15 का पहला ऑप्शन गलत है, 15 का पहला ऑप्शन गलत है। हम बात करते हैं 16 बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है टिकाऊ, विद्युत का सुचालक, सुचालक तो ये भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी कह रहा है उष्मा के सुचालक, वजन में हल्के, भी सुचालक नहीं है। अगर जो हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 15 का, टिकाऊ, वजन में हल्के, अन्य अभिक्रियाशील, अन्य अभिक्रियाशील, मतलब ये डी इज द राइट आंसर। सुचालक से ही समझ जाओ, प्लास्टिक सुचालक तो है नहीं भाई कि उसमें विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 की देख लेते हैं। 16 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा कि आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पैट, बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। तो पेट का सुपरिचित प्रकार है, या पेट क्या है चीज, पेट के बारे में आपको बताना है, एग्जाम वाला पेट मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से बात कर लेते हैं 16 का कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं क्या क्या कर रहा है। रेयान है, पॉलीएमाइड है, पॉलीएस्टर या एक्रिलिक है। ठीक है, आपसे पूछा था कि जो बॉटल का प्रयोग किया था उसमें से जो पेट है वो सुपरिचित किससे है। तो हम आपको बता दें 16 का सी इज द राइट आंसर, पॉलीएस्टर है। क्या है, पॉलीएस्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की जो हमारा देखो अगला टॉपिक आ गया ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चंस। ऊर्जा के बारे में आपको पढ़ना है भाई। क्या कह रहा कि वैज्ञानिक, यहाँ पे दो S1 S2 दिया गया, रीजन्स के बारे में आपको बताना कौन सी है। वैज्ञानिक ज्ञान मूल उदासीन है, वैज्ञानिक जो ज्ञान है वो मूल उदासीन है। दूसरा, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग नाभिकीय बम बनाने में किया जाता है, दोनों सही है भैया, यानी कि S1 और S2 दोनों सत्य हैं, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बात कर लें 18 की। क्या कह रहा 18 में देख लो, ये क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर जो इसमें आपका 617 दिया था वो आपका 1 से 5 तक के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 पेट्रो रसायनों या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले उत्पाद के समूह को निरूपित करता है, आपको ये बताना है। जैसे पहला ऑप्शन 18 का दिया है क्या चीज, डीजल, कैरोसिन, रेयान, ये तो भैया पेट्रोलियम से ही प्राप्त किया जाता है, तो सही है। कास्टिक सोडा नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। स्नेहक तेल, बिटुमैन नहीं होता, बिटुमैन अभी हम पीछे पड़े, ये नहीं होता है, प्लास्टिक पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है। और बात कर लेते हैं तो इसमें से भैया अपमार्जक भी पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है, इसको तो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डीजल, कैरोसिन और रेयान जो है ए इज द राइट आंसर, 18 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में अब जो आ गया सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ है।
क्या कह रहा, एक लड़का सड़क पर जा रहा था, जब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई। उसे अपने आप को बिजली गिरने से बचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? अपने आप को बिजली से बचाना है तो उसे क्या करना चाहिए? पहला, पेड़ के नीचे खड़ा हो जाना चाहिए, गलत। कभी भी बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ आए बादलों से, पेड़ के नीचे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। चलते रहना चाहिए, ये भी गलत है। समीप के किसी जलाशय में उतरना चाहिए, ये भी गलत, क्योंकि पानी में भी गिरता है, ठीक है। धरती पर नीचे उकड़ू बैठ जाना चाहिए, उकड़ू सही है, मतलब एकदम सर और नीचे करके बैठ जाना चाहिए। डी इज द राइट आंसर, ये सबसे बढ़िया है। 19 का डी इज द राइट आंसर, जिससे आपका चेहरा और एकदम से छुप जाता है, आपके सारे जो आगे के होते हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट शरीर के अंदर अंग पाए जाते हैं, वो सब सुरक्षित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम 19 का क्वेश्चन नंबर डी इज द 19 का डी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लेते हैं भाई। कह रहा है कि चक्रवात के बारे में कौन सा कथन सही है? अगर जो चक्रवात आता है तो क्या चीजें इसमें से सही हैं? झंझा का क्षेत्र एक शांत क्षेत्र होता है। बहुत ही उच्च दाब का तंत्र उत्पन्न होता है, जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु घूमती है। चक्रवात के भीतर टारनेडो यानी बवंडर बन सकता है, ये चीजें सही है, ठीक है। चक्रवात के बीच में मतलब बाउंडर भी नहीं, चक्रवात के बीच में बाउंडर कहाँ बनता है, ये गलत हो नहीं बनेगा, ठीक है। वायु घूमती रहती है, दूसरा वाला इसका सही हो सकता है। पवन की दिशा चक्रवात में सहयोग करती है, क्या ये सही है? पवन की दिशा चक्रवात में सहयोग करेगी? नहीं। यहाँ पे अगर जो हम देखें तो समझ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ये लग रहा है कि बहुत ही उच्च दाब का तंत्र होता है, उत्पन्न होता है, इसके चारों ओर वेग की वायु घूमती रहती है, इसी को हम चक्रवात कहते हैं। तो 20 का सेकंड, ठीक है, 20 का सेकंड। इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि ये उसके साथ साथ में ऑप्शन भी दिया गया, तभी मैं कह रहा हूँ कि इसमें से और भी सही है, गलत कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो हम देखें तो 20 का बी, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा सही है, ये चीजें ठीक है। सॉरी, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा नहीं सही है, ये गलत है, ठीक है। वही मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इसका आंसर 3 तो सही जा रहा है, 1 तो कैसे हो रहा है, मैंने नीचे देखा नहीं क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की। क्या कह रहा, कह रहा कि कोई आकाशीय पिंड है जो एक ही समय में दो अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा करता है, तो ए क्या हो सकता है? अब बताएंगे, शुक्र है, ध्रुव तारा है, चंद्रमा, यूरेनस है। अब सर एक बात बताओ, दो सूर्य की परिक्रमा करने की बात कर रहे हैं। अगर जो एक साथ दो दिया ना, कि कह रहा कि दो अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा करता है, तो आप जरा बताएंगे कि इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है? थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए भाई। अगर जो देखो, बीच में मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बीच में यहाँ पे सूर्य है, सन, इसके चारों ओर क्या होता है, और भी ग्रह हैं, उसमें से हम पृथ्वी का एग्जाम्पल लेते हैं, अर्थ है। अब इस सूर्य के चारों ओर दो पिंड ग्रह एक साथ क्या करें, परिक्रमा करें, तो सूर्य के बगल में इसके साथ में पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, ठीक है। तो जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे पृथ्वी कह रहा है कि अगर जो पृथ्वी यानी चंद्रमा जो है, तो चंद्रमा भी उसके साथ में घूमेगा। तो चंद्रमा जब घूमेगा तो सूर्य का दोनों साथ में चक्कर लगाएंगे ना, इसलिए चंद्रमा यानी कि उपग्रह जो होगा वो भी साथ में घूमेगा, इसलिए चंद्रमा यानी कि इसका सी इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 में क्या कह रहा, कह रहा कि भूप्रकृति के भीतर का वह स्थान कौन सा है जहां भूकंप उत्पन्न होते हैं? अब बताएंगे आप, भूप्रकृति के भीतर का वह स्थान कौन सा है जहां भूकंप उत्पन्न होते हैं? कोई बताए जल्दी से भाई, कमेंट में बताओ भाई क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं। भूकंप का फोकस, केंद्र बिंदु, भूकंप का अधिकेंद्र, पृथ्वी का भ्रंश मंडल, पृथ्वी का भूकंप मंडल। नहीं भैया, अधिकेंद्र हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 22 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सौर, ये भी देखो 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। सौर परिवार के 8 ग्रहों में से 6 ग्रह अपने अक्षों पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं।
अन्य दो ग्रह जो अपने घूर्णन अक्षों पर पूर्व से पश्चिम, वहाँ क्या था, पश्चिम से पूर्व, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। तो कौन से वो दो ग्रह हैं आपको ये बताना है। जो सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, उसमें से 6 जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं, घूर्णन करते हैं। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर कर रहे हैं। वो पश्चिम से पूरब थे, पूरब से पश्चिम हो रहे हैं। ऐसे ग्रह का नाम बताएंगे ज़रा आप जल्दी से। तो शुक्र और यूरेनस है। शुक्र और यूरेनस जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर क्या करता है, घूर्णन करता है। और बाकी जो 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब करते हैं, ठीक है, घूर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, असेशन से है, अभिकरण, अभिकथन और कारण से है। कारण नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, अभिकथन में चंद्रमा का एक ही मुख सदैव पृथ्वी के सम्मुख रहता है। चंद्रमा का एक ही मुख सदैव पृथ्वी के सम्मुख रहता है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमण करने के साथ ही साथ चंद्रमा अपनी धुरी पर एक घूर्णन पूरा करता है। अब आपको ये बताना है दोनों में से अगर जो पहला सही है तो दूसरा गलत है, या दूसरा गलत है तो पहला सही, दूसरा सही है तो पहला गलत है, या हो सकता है दोनों सही है। तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन क्या क्या दिया गया भाई। हाँ, ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन में क्या कह रहा कि ए और आर दोनों सही हैं। 24 का ए और आर कह रहा कि दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है भी, ये एक तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि सही बात है, चंद्रमा भी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ज्वार-भाटा का होना, किसी वस्तु का भार, ग्रहण होना। ग्रहण होना ये गलत है, बाकी हमको लग रहा कि सब सही है। तो 25 का डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि समझाई नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण होता ही नहीं है ना। और बाकी वस्तु में, ज्वार-भाटा में, इसमें सब में गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, उसमें चलता रहता है, ठीक है। और अब इसी के साथ मिलेंगे फिर आपसे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।